नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे कि हम लोग बात किस पे कर रहे हैं तो JSSC CGL को लेकर। JSSC CGL विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न। अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि हमारा जो वीडियो है वो विज्ञान से जुड़ा हुआ रहता है। उसी सिलसिले में हमारा जो क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन क्या है, कार की बैटरी। आपको पता है कार में होता क्या है, बैटरी, सबको जान रहे हैं। तो अपन का क्वेश्चन क्या है कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल यानी कि एसिड कौन सा होता है। कार की बैटरी आप सबको ही देखे हैं, तो क्वेश्चन हमसे है चाचा कि कार की बैटरी में जो हम लोग यूज़ करते हैं अम्ल एसिड, वो कौन सा करते हैं। सबसे पहले इस जितने भी एसिड्स का नाम लिखा है, पहले मैं उसके फार्मूला पे जाता हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला, एसिटिक एसिड मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसका फार्मूला होता है CH3COOH, जिसको कि हम लोग कहते हैं सिरका। उसके बाद आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका कि फार्मूला हो जाता है HCl। आपको पता होगा यही HCl जो है स्टमक में, मतलब हम लोगों के पेट में पाया जाता है। अगर पूछ दे कि पेट में स्टमक में कौन सा एसिड होता है तो वो होता है HCl। अगला है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3। ये भी बहुत बारी पूछा गया है कि नाइट्रिक अम्ल का जो है आप फार्मूला बता दीजिए। और फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका कि फार्मूला हो जाता है H2SO4। तो अपन लोग से क्वेश्चन क्या है, तो अपन लोग से क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में, तो कार की बैटरी में आपको याद रखना है D यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस। आप लोगों को पता होगा जैसे ही हम लोग कोई भी बोतल खोलते हैं, एकदम पूरा हिलाएं और उसके बाद खोले तो एकदम गैस के रूप में बाहर आता है, बुलबुला जैसा। वो जो आता है गैस, वो क्यों आता है, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता हो या नहीं तो मैं बता दूं। हेनरी लॉ पे बेस्ड है। उसके अंदर गैस को जो है हम लोग फ्यूज्ड करते हैं, भरते हैं, वो हेनरी लॉ पे बेस्ड है। इसको कभी एक्सप्लेन किया जाएगा। अब यहाँ से पूछा है क्या कि कौन सा गैस का नाम, कौन सा गैस उसके अंदर भरा होता है। तो सोडा वाटर को आपको पता होगा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं। और कार्बोनेटेड कहने का मतलब है उसके अंदर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा चचा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। उसके बाद हाइड्रोजन का जब भी बात करेंगे तो हाइड्रोजन याद रखना है आपको H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बेचारा अकेला नहीं हो सकता। कहते हैं ना जहाँ भी जाएंगे दोनों साथ जाएंगे, वो वाला रिश्ता है कि साथ छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे जब भी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं होता है, तो जब भी हाइड्रोजन को लिखना हो याद रखिए H2 लिखते हैं। और नाइट्रोजन भी इसी तरह का रिश्ता दिखाता है, जब भी नाइट्रोजन लिखना होगा तो N2 लिखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मॉलिकुलरिटी या फिर एटॉमिसिटी। ये कभी हम लोग आगे उस तरह का प्रश्न लाएंगे जहाँ पे आपको विस्तार से बताया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी, तेल से हम लोग किस में बदल रहे हैं, घी में, बनाने में प्रयुक्त होने वाले गैस हैं। तो कभी भी हम लोग वनस्पति का बात करेंगे मतलब कहीं ना कहीं बात ऑर्गेनिक का हो रहा है। और ऑर्गेनिक का बात होगा तो वहाँ पे रोल ना ही ऑक्सीजन का है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का है, ना ही नाइट्रोजन का है। वहाँ पे खेला करता है कौन, तो वहाँ पे खेला है हाइड्रोजन का। तो आपको सीधा याद रखना है हाइड्रोजन। मतलब जब भी हम लोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पे रोल आएगा हाइड्रोजन का। तो याद रखना है A4 इलाहाबाद, जो कि हाइड्रोजन है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1945। वर्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस में नहीं रखता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन उस पर बेस्ड है तो मैंने वर्ष लेके आया। वर्ष 1945 में नागासाकी, आपको पता होगा जापान का 2 जगह हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ पे कि परमाणु विस्फोट हुआ था। किसके द्वारा, ये आपको कमेंट करके बताना है। में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, उसमें कौन सा जो है हम लोग यूज़ किए थे विस्फोटक। तो सोडियम तो विस्फोटक के रूप में यूज़ नहीं किए थे, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता भी नहीं है, ना ही पोटेशियम। यूरेनियम जो है आपका रेडियो एक्टिव है, इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में तो यूज़ करते हैं, बट इसका भी नहीं हुआ था। वहाँ पे हुआ क्या था, तो वहाँ पे हुआ था
प्लूटोनियम का जो है विस्फोट किया गया था, जिससे जापान आज तक उभर नहीं पाया है। तो सोच लीजिए कितना घातक होगा ये सब सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं, ये वेपन के रूप में यूज़ होता है, ये एक तरह का हथियार है, न्यूक्लियर वेपन जिसको बोलते हैं। तो प्लूटोनियम सी ऑप्शन आपको याद रखना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खाने के नमक हम लोग खाते हैं, पता है सभी को, किससे बनता है? तो खाने का नमक जिसका फार्मूला है NaCl, किससे बनता है? कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देते, एक याद रखिएगा, आयोडीन, मैं बात कर रहा हूँ हैलोजन ग्रुप का, हैलोजन ग्रुप, आपको पता होगा हैलोजन ग्रुप जो है कितना, तो ग्रुप नंबर 17 में आता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? तो आयोडीन, इसको मैं सीक्वेंस वाइज ही लिखता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों जो है आपका होता है। और ये चारों अगर अकेले है तो याद रखिएगा ये जहरीला होता है, जहरीला है, ये आपका जो है पॉइजनस होता है। तो इन चारों को हम लोग सिंगली इनटेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे NaCl का, तो ज़रा ध्यान से देखिए NaCl किस किस चीज़ों से मिलके बना होगा। तो NaCl जो है एसिड और बेस, NaOH और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों से मिलकर बना है NaCl। ये भी आपका स्ट्रॉन्ग क्षार है, क्षारीय मतलब कि आप बेस बोल सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि अम्ल है। अब जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने से बना NaCl। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन उसी तरह का पूछा है, कमज़ोर अम्ल कमज़ोर क्षार, तो मैंने अभी बोला कमज़ोर का तो कोई सीन है ही नहीं यहाँ पे। मजबूत अम्ल मजबूत क्षार, हालांकि हमारा ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। उसके आगे भी देख लीजिए, तो कमज़ोर मजबूत ऐसा तो है नहीं, मजबूत कमज़ोर ऐसा तो है नहीं, मतलब दोनों जो है वो स्ट्रांग वाला बॉन्ड, हम लोग कहते हैं ना स्ट्रांग वाला बॉन्ड है हम लोग के बीच में। तो बस स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, दोनों में गहरा रिश्ता, स्ट्रांग, तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस हो जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका NaCl, जो कि खाने वाला नमक में इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु कहने का मतलब वो सिंगल एटम कंटेन करता हो, तो किसमें मिलेगा? खनिज यौगिक, यौगिक का मतलब ही होता है आपका कंपाउंड, और कंपाउंड के परिभाषा में हम लोग साफ साफ कहते हैं कि जब दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु को मिलाया जाए, तो दो का बात कर दिए तो एक तो हो नहीं सकता है। खनिज मिश्रण, मिश्रण का मतलब है मिक्सचर, और मिक्सचर का मतलब साफ साफ जहाँ पे मिलाना दो चार चीज़ों को, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व मतलब नेचुरल एलिमेंट, तो नेचुरल एलिमेंट हो सकता है सिर्फ एक से हो, तो ये वाला पॉसिबिलिटी है। उपयुक्त में से कोई नहीं, चूंकि हम लोग को सी तक मिल गया तो डी में जाना नहीं। अब यहाँ पे सही उत्तर प्राकृतिक तत्व, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, वो हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो आपको याद होगा एक्टिविटी सीरीज, या फिर इसी को बोल देते हैं कभी कभी रिएक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिए तो उसी से आ जाएगा क्रियाशील धातु कौन सी है। तो एक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ऐसे करके जाता है, फिर बीच में आएगा हाइड्रोजन, और फिर थोड़ा नीचे बढ़िएगा तो कॉपर। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा है कि कॉपर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है या कम, तो कॉपर बेचारा थोड़ा सस्ता वाला दिखाता है काम, इसलिए कॉपर कम रिएक्टिव है किसके मुकाबले? हाइड्रोजन के मुकाबले। हालांकि अपना अभी क्वेश्चन जो है वो है सबसे क्रियाशील धातु, तो ऑप्शंस को देखिए, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो हम लोग जैसे ही बात करेंगे इस एक्टिविटी सीरीज में, तो आपको सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है? सबसे ऊपर दिख रहा है पोटेशियम, और ऐसा ऑप्शन में भी दिख गया डी में, डी यानी कि देवसेना पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। अगर पोटेशियम नहीं होता तो फिर हम लोग पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सीक्वेंस याद रखते और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हालांकि अभी तो अपन लोग एकदम सीधा टिक करके सेफ जोन में आ जाएंगे पोटेशियम के साथ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय